वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद डीएन। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए आईपीओ के बारे में बात करेंगे, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। यह एक मेन बोर्ड आईपीओ है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल क्या है सिचुएशन, एंड कब आईपीओ आ रही है, कितने पे आ रही है, और इसका जीएमपी मार्केट क्या है, और उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगी। उसके बाद देखेंगे हम फाइनली कि इसमें आईपीओ में अप्लाई करनी है या नहीं करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर। तो कंपनी का प्रोफाइल अगर देखा जाए तो कंपनी, ये जो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड है, ये फाउंडेड हुई थी 2009 में। इसका मेजरली बिजनेस जो है फाइनेंस प्रोवाइडर के तौर पे है। ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन्स, जो कि अभी इसका टोटल जो फाइनेंशियल है 1.73 ट्रिलियन पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये पूरा अक्रॉस इंडिया में इसका बिजनेस है। ये काम करती है, एसएमई बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, माइक्रो फाइनेंस को प्रोवाइड करती है, कस्टमर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, एंड व्हीकल फाइनेंस करवाती है, एग्रीकल्चर फाइनेंस में, हाउसिंग फाइनेंस में। मतलब इसका जो बिजनेस है वो मॉडिफाइड है, मतलब बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस कह सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो अभी इम्प्लॉय है 2024 के अंदर, इसके अंदर 2695 इम्प्लॉयज का अभी इस कंपनी का है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट जो एग्रीमेंट पे काम करते हैं लोन प्रोवाइडर लोग, जो गांव ग्राम में, जो अर्बन्स में देखेंगे आप, तो वो अलग है। लेकिन इसके जो वेरीफाइड इम्प्लॉय है 2695, मतलब कंपनी बहुत बड़ी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आईपीओ आ कब रही है, ये आईपीओ आज की डेट में 16 सितंबर को ये ओपन होने जा रही है, और 19 सितंबर तक ये ओपन रहेगी। लास्ट डेट रहेगा आपका 19 सितंबर। अलॉटमेंट का जो डेट होगा वो 20 सितंबर रहेगा। रिफंड और क्रेडिट शेयर जिसको अगर मिलेगा, उनका क्रेडिट शेयर जो होगा वो 23 सितंबर को होगा, और जिनका नहीं मिलेगा उनको 23 को रिफंड आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो हम ये 24 सितंबर को ये लिस्ट होने जा रही है। उसके बाद हम करें कि ये आईपीओ ला क्यों रही है। एक्चुअली में इसका जो मेन पर्पस है वो है फर्दर में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना और अपना बिजनेस बढ़ाना। ये टोटल अपना बिजनेस बढ़ाने के ऊपर फोकस करेगी। जो भी पैसा इससे आएगा, देखते हैं पैसा कितना आएगा और क्या है शेयर आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो यहाँ फेस वैल्यू पे 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से अपना शेयर ला रही है। और प्राइस बैंड को देखें तो 249 से लेके 263 का प्राइस बैंड रखा गया है पर शेयर के हिसाब से। और वहीं अगर एक लॉट की बस लॉट साइज की बात करें तो 57 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। इसका ओवरऑल टोटल इशू साइज ला रही है कितनी, ये है 777 करोड़ रुपए का ये शेयर ला रही है, आईपीओ ला रही है। जिसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ है। जो 500 करोड़ है ये पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल्स के ऊपर लगाएगा, अपना लोन प्रोवाइडिंग में एंड एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए लगाएगी। उसके बाद ऑफर फॉर सेल 277 करोड़ 277 करोड़ रुपया जो है ऑफर फॉर सेल है। पुराने एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं वो अपना कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए अगर कोई इम्प्लॉय कोटा से आप अगर अप्लाई करेंगे तो इम्प्लॉय कोटा के लिए 24 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट रखा गया है। और ये लिस्टिंग जो होगी बीएससी एनएससी दोनों पे ही होने वाली है। वहीं अगर हम पूरे लॉट साइज की बात करें, एक लॉट में 57 शेयर के लिए 14,991 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वहीं अगर रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1,94,883, जो कि 717 शेयर्स के लिए होगा। वहीं एचएनआई कैटेगरीज की बात करें तो स्मॉल एचएनआई में आपको 14 लॉट के लिए 2,09,874, और बिग एचएनआई में 10,04,397 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें, जो जीएमपी अभी क्या चल रही है, तो जीएमपी की बात करें तो बहुत ही अच्छा अभी जीएमपी चल रहा है 16%, मतलब बहुत ही अच्छा है। बट जीएमपी जो होता है एक अनुमानित होता है, मार्केट के जो मार्केट स्ट्रेटेजी को वो एग्जामिन करके जो एक वैल्यू तय करता है वही होता है। ये ऊपर नीचे एक्सपेक्टेड होता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। लेकिन इस कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखें तो ये बढ़ेगा ही, मुझे लगता है कि बढ़ेगा ये, और जीएमपी बढ़ेगा 60% से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो हम वही फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी का क्या। इसके फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, जो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड है, इनका एसेट्स जो है 2022 में 7,974 करोड़ था, और 2023 में 9,371 करोड़ हो गई, और 2024 में 11,707 करोड़ हो गई। मतलब 2022 से 2023 में एसेट्स इनका लगभग दोगुना हो चुका है। एक बहुत अच्छी बात है।
रेवेन्यू की बात करें तो 916 करोड़ 2022 में था, 1311 करोड़ रुपया 2023 में था और 1906 करोड़ इसका 2024 में। रेवेन्यू की बात करें वो भी दो गुना से ज़्यादा हो चुका है, पिछले 2 साल में 2 गुना से ज़्यादा एसेट्स एंड रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 181 करोड़ इनका प्रॉफिट 2022 में था, 2023 में 242 करोड़ था और 2024 में ये 317 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। प्रॉफिट में भी लगभग 2 टाइम्स का ग्रोथ देखने का मिला है। नेटवर्थ की बात करें तो इनका मार्केट जो नेटवर्थ है 2022 में 1739 करोड़ लगभग था और 2023 में 1955 करोड़ और 2024 में 2314 करोड़, मतलब नेटवर्थ भी लगभग बढ़ा है। 2000 अगर रिजर्व एंड सरप्लस इनके हाथ में क्या है उसकी बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 2022 में 1555 करोड़ था और 2023 में 1784 करोड़ और 2024 में ये बढ़ के हो गया 2123 करोड़ का इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है। वहीं अगर हम लोन एंड ब्रॉइंग्स की बात करें तो ये 2022 में 5982 करोड़ था और 2023 में बात करें 7034 करोड़ था और 2024 में बात करें 9047 करोड़ था। हालांकि ये नंबर बहुत ही बड़े हैं इसके एसेट्स एंड रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव में, बट बिजनेस मॉडल जो है उसके हिसाब से ये रेवेन्यू कुछ नहीं है क्योंकि इनका फाइनेंस का ही काम है। ये लोन को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और फिर लोन मार्केट से लेता भी है, क्योंकि पैसा लेगा तभी तो देगा। ये तो इनका बिजनेस है। एक्चुअली ये जो लोन आप देख रहे हैं एक्चुअली में इनका ये बिजनेस पर्सपेक्टिव यहीं से आता है। ये बिजनेस के लिए लोन उठाते हैं मार्केट से और फिर वही लोन दूसरे कस्टमर्स को एग्रीकल्चर फाइनेंस करते हैं या हाउस होल्डिंग फाइनेंस करते हैं या डायरेक्ट कस्टमर फाइनेंस करते हैं या ये व्हीकल फाइनेंस वगैरह करते हैं। तो ये यहाँ से पैसा उठा के किसी कंपनी से पैसा उठाते हैं फिर वहाँ से वो उनको लोन में देते हैं। तो मतलब ये एक बिजनेस मॉडल का पार्ट है, इसीलिए इनका रेवेन्यू के साथ साथ रेवेन्यू एसेट्स के साथ साथ इनका ब्रॉइंग्स भी बढ़ रहा है, बट ये एक निगेटिव पॉइंट भी मान सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम देखें तो कंपनी में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो हम एक बार देख लेते हैं। कंपनी का एडवांटेज जो है कि डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल अक्रॉस सेक्टर प्रोडक्ट एंड जोग्राफिकल है, मतलब इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि हमने कहा कि एग्रीकल्चर फाइनेंस भी करती है, व्हीकल फाइनेंस भी करती है, डायरेक्ट कस्टमर फाइनेंस भी करती है और ये हमारा एग्रीकल्चर एसएमई फाइनेंस भी करता है, जो इसमें मैक्रो फाइनेंस भी करता है। मतलब हर एक सेक्टर में है, मैक्रो फाइनेंस के सेक्टर में भी है। एग्रीकल्चर कोई एक बिजनेस जाता है तो दूसरा बिजनेस इनका खड़ा रहेगा, ऐसा मतलब ये चीज़ में तो बहुत ही अच्छा है, इनका किसी एक पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एंड दूसरा बात है एक्सपेंड इन लीडिंग अंडर हाउस होल्ड एंड बिजनेस एंड हाउस होल्ड फाइनेंस में इनका मतलब एक लीडिंग मार्केटिंग शेयर है जो कि बहुत बड़ी कंपनी के साथ होता है। और दूसरा बात है कि इनका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा है। इनके साथ साथ इनका बहुत सारे सब्स्टिट्यूट कंपनी भी है और ये जो मैनेजमेंट करती है ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं। इनके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें से अलग लोन के हर एक चीज़ का डिटेल्स रखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के तौर पे। और इनका जो मेजरली पार्ट बिजनेस है 1 ट्रिलियन का बिजनेस, 1.77 ट्रिलियन था इनका टोटल, उसमें से 1 ट्रिलियन बिजनेस इनके ऑनलाइन साइट्स पे आया। जैसे कि ऑनलाइन किसी ने अप्लाई किया लोन के लिए एकदम पेपरलेस और लोन प्रोवाइड करते हैं और क्विक लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ भी है। एंड इनका जो अगर हम एरिया की बात करें तो ये अक्रॉस इंडिया में पूरा हर जगह से फैला हुआ है। नॉर्थ जैसे इनका नाम में भी इन्होंने बताया था, मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था इनके सीईओ का, तो बताया था नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हमारा हर एक सेक्टर में हर जगह मेरा फैला हुआ है पूरा इंडिया में। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी देखिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इन जो फाइनेंस कंपनी होता है, अगर इकोनॉमिक हमारा देश का इकोनॉमिक अगर ठीक ठाक चल रहा है, रेपो रेट वगैरह कम होते हैं तो फाइनेंस इसका मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। अगर वहीं हमारे देश में इन्फ्लेशन आते हैं, मंदी आ जाती है, तो इनका बिजनेस मॉडल जो होता है, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है पैसा सर्कुलेशन के ऊपर, जब तक पैसा मार्केट में आएगा नहीं तब तक इनका बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो ये डिपेंड करता है, टोटल कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा इकोनॉमिक्स अगर ठीक ठाक रहा तो इनका बिजनेस मॉडल ठीक ठाक चलता रहेगा। वही दूसरा इनका एक और रिस्क है हमारा कि जो लीडिंग अंडर डिस्क्राइब्ड सेगमेंट है, मतलब रिस्क जो है एसोसिएट किया हुआ एक्सपोनेंशियल। इस मार्केट में बहुत सारे ऐसे
जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो कि इनके कॉम्पिटिटिव खड़े हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह, एचडीबी फाइनेंस, या बड़े बड़े बैंक कंपनीज जो लोन प्रोवाइड करती है, और ऐसे में छोटे छोटे जो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं वो सारे बैंक भी, जैसे उज्जीवन बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, आईसीआईसीआई, यही सारे भी बैंक हैं। बहुत सारे बैंक, मतलब मार्केट कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है इनका। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन इनका जो बैलेंस शीट फिगर है और जीएमपी अभी मार्केट में जो इनका प्रीमियम का रिस्पांस मिल रहा है, उस हिसाब से तो कंपनी बहुत ही अच्छी मुझे लगा। फाइनली मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। आप लोग जो भी कीजिएगा वो अपने रिस्क पे, अपने एनालाइज करने के बाद कीजिएगा। और क्या आप लोग क्या करने वाले हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।